चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये थर्ड चैप्टर के अंदर ये सब आपको देखना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन, सो जो डेटा होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, फिर उसको टेबल फॉर्म में मतलब कितने तरीके से आप टेबल फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हो, एंड नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये थ्योरेटिकल इस चैप्टर में आपको देखना है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मतलब वो जो डेटा है, तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा कि डेटा डिफरेंट वे से, क्वेश्चनर से, टेलीफोनिक इंटरव्यू से, पर्सनल इंटरव्यू से, ठीक है, तो ये डिफरेंट जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा कलेक्शन होता है। तो डेटा कलेक्शन जो होता है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है, और मतलब जितना भी डेटा पॉसिबल है वो सब डेटा और सब वेरिएबल को उसके अंदर कंसिडर करके कलेक्ट किया जाता है। फिर उसमें से जो रिक्वायर्ड है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर्ड है उसको उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो डेटा है फिर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो फर्स्ट ये जो क्लासिफिकेशन करना है डेटा का, उसका कोई सेपरेट मतलब पर्टिकुलर टाइप्स नहीं होता, किस तरीके से ही इसको क्लासीफाई करना है, वो अब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि जो डेटा है वो आपको ब्रांच वाइज चाहिए तो ब्रांच वाइज किया जाता है, फिर उसको क्लियर किया जाता है, मतलब उसके अंदर जो भी सेम डेटा है, कोई डेटा मिसप्लेस है, कोई डेटा इनकम्प्लीट है, या तो फिर जो रेंज है उसके बाहर चला जाता है, तो वो सब जो भी होता है उसको डेटा को क्लियर किया जाता है, फिर उसको सिंपल फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया जाता है, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है और वो क्लासिफाइड हो जाता है। तो डेटा मतलब मिलता है तब मिक्स डेटा होता है, उसको फिर क्लासिफाइड किया जाता है रिक्वायरमेंट बेस पे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है इसके कुछ टाइप्स है, वो कुछ दो बातों पे डिपेंड है। फर्स्ट है एट्रीब्यूट्स और सेकंड है क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब एट्रीब्यूट्स को आप कह सकते हो क्वालिटेटिव, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव, और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा में आपको पता है कि जो ऐसा डेटा है कि जो क्वालिटी को हाईलाइट करता है, और क्वालिटी रिगार्डिंग हमने वो डेटा कलेक्ट किया है। तो जो डेटा कलेक्शन है उसके अंदर यस, नो, ट्रू, फॉल्स, हाई, मीडियम, लो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से मतलब कोई कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ऐसा कोई डेटा हमने कलेक्शन किया हुआ है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो एक फर्स्ट टाइप ऐसा है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स क्वालिटेटिव डेटा। सिंपल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो सिंपल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप फर्स्ट जो एम्प्लॉय है, ठीक है, अब एम्प्लॉय कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनीज है, या कहीं पर भी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। उसके अंदर प्यून होते हैं, क्लर्क होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट एम्प्लॉय के कैटेगरी में कौन आते हैं, तो सभी जो भी मेन पोस्ट है वो सब आती है, ठीक है। तो वो सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया कि एम्प्लॉय का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इस इंस्टीट्यूट में या तो इस कंपनी के अंदर कौन से पोस्ट है, तो वो सब क्लासिफिकेशन हो गया, उसका सब क्लासिफिकेशन फिर नहीं होता। लेकिन मैनीफोल्ड के अंदर क्या होता है, जो क्लासिफिकेशन आपने किया है फिर उसका भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्लर्क लिख दिया, ये है ऑफिसर्स है, यहाँ पर देखो तो जो भी और कोई पोस्ट जो होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है तो मैनेजर्स होते हैं। तो ये सभी जो पोस्ट है इसके अंदर जो पर्सन होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। तो ये सभी में ऐसा होगा, मेल फीमेल। तो जो सिंपल क्लासिफिकेशन आपने किया था वो यहाँ तक था, फिर उसका भी क्लासिफिकेशन, तो मेल फीमेल के अंदर भी और क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है, स्किल्ड अनस्किल्ड ऐसे कर सकते हो। या तो फिर जब यही मान लो कि कोई एडमिशन की प्रोसेस है,
तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स है फिर उसको बाइफरकेट किया जाता है मेल फीमेल में, फिर उसको बाइफरकेट किया जाता है कैटेगरी वाइज। तो मतलब जो भी क्लासिफिकेशन आप सिंपल कर रहे हो फिर उसका भी आगे उसको एक्सटेंड करते हो, मतलब क्लासिफिकेशन का फिर से क्लासिफिकेशन फिर से क्लासिफिकेशन। तो ये एक से ज़्यादा बार क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एक सिंपल होता है और दूसरा मैनीफोल्ड होता है, बहुत सिंपल इसके अंदर है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा जो है तो इसके अंदर मेजरेबल डेटा होगा कि मेजरमेंट जिसका पॉसिबल है ऐसा डेटा आप कलेक्ट करते हो। तो फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल। सो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है और ये इसका मीनिंग आपको पता भी है। डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। हमको ऐसा एक वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज वो एक्स वेरिएबल है। अब वो डिस्क्रीट कब होगा कि आप जो उसका डेटा कलेक्ट करते हो वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे से आपने डेटा कलेक्ट किया जिसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो ऐसा कोई डेटा है उसको हम डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और इसके लिए जो वेरिएबल आप ले रहे हो इस वेरिएबल को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। सो नेक्स्ट कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब कि कंटिन्यूस डेटा के रिगार्डिंग जो वेरिएबल आप लेते हो वो कंटिन्यूस वेरिएबल है। सो इसके अंदर क्या होगा कि आपने कोई एक रेंज सिलेक्ट कर लिया 0 to 50। अब आप हाइट का डेटा ले रहे हो, वेट का डेटा ले रहे हो, टेम्परेचर का डेटा ले रहे हो, तो उसमें एक रेंज फिक्स हो जाता है 0 to 100, या वेट के लिए तो 0 to 100 अगेन 0 to 50। तो इस तरीके से एक रेंज आप फिक्स कर देते हो और उस रेंज के अकॉर्डिंग फिर उसका डेटा आप कलेक्ट करते हो। तो उसके अंदर आपको कंटिन्यूस पूरा डेटा मिलता है। भले जब आप सैम्पलिंग कर रहे हो तब आपको डेटा ऊपर नीचे मिलता है, जैसे कि 50 kg का वेट आपको पहले मिला, 40 kg का वेट आपको नेक्स्ट मिलता है, लेकिन एक रेंज फिक्स होता है कि वेट जो है वो 0 to 100 का आपने रेंज फिक्स किया। तो 0 to 100 के अंदर आपको कंटिन्यूस डेटा मिल सकता है। तो इस टाइप का जो डेटा उसके रिगार्डिंग जो वेरिएबल है उसको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टाइम। आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करते हो। सो फर्स्ट ईयर 2011, 2012, 13, 14, 15 एंड सो ऑन 22 तक का आप जैसे कि डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो वो एक सीरीज़ में आपने डेटा कलेक्ट कर लिया और फिर जो डेटा आपको मिला उसको आपने जो रीअरेंज किया उसको सीरीज़ वाइज मतलब टाइम वाइज उसको रीअरेंज कर दिया। तो उस तरीके से उसको क्लासिफाइड कर दिया कि डेटा आपको मिल गया वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर का आपको डिफरेंट प्लेसेस से मिल गया, लेकिन आपको कंटिन्यू उसको सीक्वेंस में सेट करना है। तो टाइम के अकॉर्डिंग मतलब जो फर्स्ट ईयर का डेटा उसको पहले रख दिया, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे आपने टाइम वाइज मतलब वो जो डेटा है उसको आपने टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। तो वो है अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। तो आपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाइड कर दिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया। सो जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या होता है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है तो वो जो डेटा है वो सब मिक्स डेटा है, लेकिन उसको जियोग्राफिकल मतलब कोई एरिया है, कोई विलेज है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपने क्लासिफाइड कर लिया कि ये डेटा तो पूरे गुजरात का मिक्स है। लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। तो आपने डिस्ट्रिक्ट लिया मतलब कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से डेटा का क्लासिफिकेशन होता है। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो कोई भी जो डेटा है हमारे पास 1 to 100 का डेटा है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से हमने सैम्पलिंग किया तो हमारे पास मिक्स जब डेटा हमारे पास होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि जो एक ही डेटा है वो नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट होता है वो हम लिखते हैं। जैसे कि 1 to 100 आपके पास 100 सैम्पल का डेटा है, उसके अंदर जो 10 नंबर है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है पूरे डेटा के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं 10 नंबर, वो हम x की वैल्यू मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं कि जो भी रिपीटेड वैल्यू है वो एक बार हम x के कॉलम में लिख देते हैं।
फिर क्या करते हैं, टैली मार्क्स करके फिर हम उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, मतलब काउंट कर लेते हैं। सो काउंट करने के बाद फिर उसकी वैल्यूज़ लिख के फिर उसको फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सेट कर देते। तो जो पहले हमारे पास जो डेटा था उसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लासीफाइड कर दिया, तो वो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो आपके पास डिस्क्रीट डेटा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि x की वैल्यू आपके पास होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसको फिर आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले क्या करते हैं, टैली मार्क कर लेते हैं। तो मैंने अभी समझाया आपको, टैली मार्क क्या करते हैं, 4 ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और यदि फिफ्थ है तो उसको हम क्रॉस करके 5 का सेट बनाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कि ये 5 का सेट हुआ था, यहाँ पर हम 5 लिखते हैं। जो भी वैल्यूज़ इसे मतलब ये जो सेट है उसको काउंट करके फिर हम वैल्यू लिखते हैं। तो जो डिस्क्रीट डेटा आपके पास है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये टैली मार्क का यूज़ करके फिर उसको कर दिया जाता है सेट। तो ये जो होता है वो मिक्स होता है सब। फिर हम उसके अंदर से ढूंढते हैं कि इसमें से जो भी डेटा है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 0, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, सभी एक बार हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर वो कितनी बार रिपीट होता है वो हम टैली मार्क्स में काउंट करते हैं। तो दोनों को मिक्स करोगे तो फिर से आपको 100 का डेटा मिल जाता है। तो ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस के अंदर थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस है और ज़्यादा समझाया है। तो देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर सबसे पहले आता है कि नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब आपको जो टैली मार्क का सेट करना है इस फॉर्मेट को, तो उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ क्लासेस ये कितने लेने हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा के अंदर ग्रुप होता है, एक रेंज होती है लोअर टू अपर रेंज, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। सो उस रेंज को फिर हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो वो क्लासेस कितने लेने हैं, नंबर ऑफ क्लासेस, वो यहाँ पर पहले डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है क्लास लेंथ, मतलब 0 to 10 तो 10 की लेंथ हुई, ठीक है। और अब डेटा जो है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वो रेंज कितनी है, सो 0 to 100 है। तो 0 to 100 जो मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज है, फिर उसको इक्वल क्लासेस में डिवाइड करना है। तो उसको उससे डिवाइड करके फिर नंबर ऑफ क्लासेस ऐसे भी आपको मिल सकता है। मतलब ये क्लास की लेंथ क्या है और कितनी रखनी है वो इसके अंदर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है क्लास लिमिट, मतलब क्लास लेंथ क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू तक का जो आप लेते हो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डेटा माइनस मैक्सिमम डेटा डिवाइड बाय 2, मतलब इसका एवरेज आप निकालते हो। नेक्स्ट क्या है, क्लास की लिमिट। तो क्लास की लिमिट मतलब अब 0 to 10 आप ले रहे हो, 10 to 20 ले रहे हो, तो 0 and 10 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हो जाती है, तो वो क्लास की लिमिट है 0 to 10। नेक्स्ट मिड पॉइंट क्लास लेंथ। तो मिड पॉइंट क्लास लेंथ क्या कहते हैं कि हमारे पास जब भी ग्रुप डेटा होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो वहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करना है तो वो पूरे ग्रुप के साथ तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो तब उसको x कंसिडर करना है, मतलब उसको कोई वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ऑन एन एवरेज क्या कैलकुलेट कर दिया जाता है कि उसका मिडल वैल्यू, सो मिड पॉइंट उसको कहते हैं। 0 to 10 है तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाता है, 5। और मिड पॉइंट कैसे मिलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 0 to 10 मतलब 0 + 10, 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 तो 5, तो 5 उसका मिड वैल्यू हो गया। तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपने ये बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही यहाँ पर फिर से रिपीट होता है, तो इजीली आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो करना है उसके जो यहाँ पर 3 मेथड समझाए है कि इसको 3 मेथड में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। तो ये जो एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर कैसा होता है कि जैसे कि ये जो टैली मार्क आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए आप ऐसे टेबल जब ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर आप 0 to 10 लिखते हो, 0 to 10।
फिर ये जो 10 है उसको यहाँ पर रिपीट करते हो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे हम रिपीट करते हैं। मतलब ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाती है, मतलब ये कंटिन्यू इस तरीके से चलता है। तो ये है एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, 0 to 10 आपने लिखा तो नेक्स्ट आप लिखोगे 11 to 20, नेक्स्ट आप लिखोगे 21 to 30। मतलब ये जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं होगी, मतलब वहाँ से वो उतना ब्रेक होता है। तो ये कंटिन्यू नहीं होता। इसको फिर कंटिन्यूस करने के लिए मेथड आगे हम पढ़ेंगे, वो आता है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या किया जाता है, 10 और 11 का एवरेज निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको 0.5 का एवरेज मिल जाता है। तो 0.5, तो इसके अंदर क्या करते हैं, 0.5 प्लस कर देते हैं, दैट मीन्स 10.5। यहाँ पर आपको माइनस कर देना है 0.5, सो माइनस 0.5 करोगे तो आपको मिलेगा 10.5। तो अब आप देखो दोनों सेम हो गया। तो इस तरीके से इंक्लूसिव मेथड जो होती है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव की ज़्यादा ज़रूरत इसी होती है कि ये जो है ना वो कंटिन्यूअस हो जाता है, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशंस करना है वो थोड़ा इजी होता है, इसीलिए एक्सक्लूसिव मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना ये जो इंक्लूसिव है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट है ओपन एंडेड। सो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। सो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि तो हम क्या लिखते हैं, बिलो 5, या तो बिलो 10, हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से यदि हम क्लासिफिकेशन ले रहे हैं तो फिर क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है वहाँ पर हम बिलो टू 5, बिलो टू 10 ऐसे हम लिखते हैं। मतलब इसके नीचे कितना है वो पता नहीं होता, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओपन होता है। सेम वे एंड लास्ट का ऑब्जर्वेशन जैसे 40 तो हम लिखते हैं फिर मोर देन 40 या एबोव 40 ऐसा लिख देते हैं। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसको ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स में होता है। मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, जो रिमेनिंग्स है वो कुछ डिफरेंट केसेस में यूज़ होते हैं। सो फर्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके से हो सकता है, लेस देन और मोर देन। यदि लेस देन लिखा है तो हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वहाँ से फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट 10 है उसको 10 हम लिख देते हैं, फिर इसके अंदर ये जो 20 है उसको ऐड करेंगे, सो 30 हो जाएगा। फिर 30 में 30 ऐड करोगे तो 60, 60 में 40 ऐड करोगे तो 100, 100 में 60 ऐड करोगे 160, 160 प्लस 40 200। तो आप देखोगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो आपको यहाँ पर मिल गया, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो अभी लिखा है हमने वो लेस देन है, मतलब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको इस तरह, मतलब ऐसे दो बाइफर्केशन हो सकते हैं, नॉर्मली इस तरीके से ही कैलकुलेट होता है। दूसरा है मोर देन। तो मोर देन है तो हमें क्या करना है, लास्ट फ्रीक्वेंसी को पहले लिखना है। सो लास्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 200, मतलब इसका जो टोटल होता है, फिर उसमें से 40 माइनस करो, मतलब इसको माइनस करके फिर यहाँ पर लिखना है, ये माइनस करके फिर यहाँ पर लिखो। तो इस तरीके से रिवर्स में लिख दो, तो फिर वो मोर देन का सेट हो जाता है। एक्चुअली लिखा जाता है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर आपको हर बार वो कैलकुलेशन वो चेंज होता है और वो समझना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इजी वे में इसको आप रिवर्स में लिख दो माइनस करके, और यदि लेस देन है तो ऊपर से लिखो प्लस करके। तो इजीली ये लेस देन और मोर देन दोनों फॉर्मेट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि फर्स्ट में सेकंड को ऐड करना है, फिर दोनों के अंदर थर्ड को ऐड करना, फिर फोर्थ को ऐड करो, मतलब जो लास्ट आंसर होता है वो टोटल मिल जाता है। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टोटल है, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी टाइप कह सकते हो। सो इसके अंदर क्या होता है जी, सभी फ्रीक्वेंसी है उसको 200 से, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाता है। सो फर्स्ट है तो उसको हम 10 डिवाइड बाई 200 करेंगे। सो 10 डिवाइड बाई 200 मतलब ये 0 कैंसिल हो, 1 डिवाइड बाई 20 दैट मीन्स 0.05।
नेक्स्ट सेम वे ये जो है सेकंड फ्रीक्वेंसी है 20, सो 20 डिवाइड बाय 200, सो ये 0 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 20 दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 10 मिलता है, सो ये आपको मिलेगा 0.10। नेक्स्ट 30 है, सो 30 डिवाइड बाय 200, सो 0 0 कैंसिल, 3 डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0 डिवाइड बाय 0.15, मतलब 0.15। 30 डिवाइड बाय 20 का 200 करोगे तो उसका। नेक्स्ट 40 डिवाइड बाय 200, नेक्स्ट 60 डिवाइड बाय 200, नेक्स्ट 40 डिवाइड बाय 200। तो यहाँ पर जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको ये एग्जाम्पल पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एग्जाम्पल से इसीलिए समझा है क्योंकि आपको वो परफेक्ट समझ में है, क्योंकि जो थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है वो कौन सी वैल्यू को कौन सी वैल्यू से डिवाइड करना है वो उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये आपको इजीली यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन इसका कर देना होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मिला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5%। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10%, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15%। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना होता है। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सो उसको वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब अभी हमने जो यहाँ पर जो देख रहे थे, ये जो नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लास लेंथ, क्लास लिमिट, ये सब इसके अंदर हमने देखा था लोअर टू अपर, तो उसके बीच में जो गैप होता है मतलब जो डिफरेंस है वो होता है क्लास इंटरवल। सो 0 to 5, तो इसका क्लास इंटरवल हुआ 5। नेक्स्ट है 5 to 15 मतलब 10, सो क्लास इंटरवल 10 हो गया। नेक्स्ट है 50 to 30, सो 15 to 30, सो 15 है और उसको 30 तक यदि आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा वो 15। 30 to 50, सो ये 20 है क्योंकि 30 प्लस 20 करोगे तो 50 हो जाएगा। 50 प्लस 30 करोगे तो 80, मतलब ये 30 का है। नेक्स्ट 80 to 100, 20 का क्लास इंटरवल है। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके लिए यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कैसे होता है, हाईएस्ट डिवाइड बाय लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है उसके साथ कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कर दिया जाता है। सो हाईएस्ट क्लास इंटरवल टू लोएस्ट क्लास इंटरवल। तो आप देखो कि फर्स्ट है, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 1 मल्टीप्लाई बाई 10। सो फर्स्ट हम करते हैं कि इसका जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है वो भी 5 है, लोएस्ट क्लास इंटरवल वो भी 5 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। सो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 5 1, सो ये आपको मिल जाएगा 10। प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी आपको फर्स्ट मिल गई 10। सेम वे अब आप नेक्स्ट में देखो तो ये जो है वो 10 है, मतलब हाईएस्ट क्लास इंटरवल अभी तक का 10 है, लेकिन लोएस्ट जो है वो अब 10 नहीं है, लोएस्ट 5 है। सो 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स 20। सो यहाँ पर आप 5 डिवाइड बाई 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 100 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10। नेक्स्ट अब देखो कि हाईएस्ट जो है वो 15 है और लोएस्ट 5। सो हाईएस्ट यहाँ पर आपको 15 मिल गया
और जो लोएस्ट है वो 5 है। मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 30। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10। सो नेक्स्ट सेम वे यहाँ पर आप देख सकते हो 20 है और 5। सो सभी में लोएस्ट जो है वो तो 5 है, क्योंकि सबसे कम जो क्लास इंटरवल वो 5 है, और डिवाइड बाय आपको कर देना है जो हाईएस्ट क्लास है वो। सो 20 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी करना है 40, तो अगेन इसका कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगा 10। सो इस तरीके से ये जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो प्रोपोर्शनल बताता है, रेशियो दिखा रहा है वो। तो मतलब ये रेशियो कैलकुलेट होता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो रेशियो है वो कितना है सभी का, भले उसका क्लास इंटरवल चेंज होता है लेकिन उसका जो रेशियो है वो 10 10 10 का सेम मिल जाता है। तो ऐसा कैलकुलेशन कब होता है वो आपको याद रखना है, जब क्लास इंटरवल सभी का डिफरेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि क्लास इंटरवल के अंदर 5 10 15 20 30 एंड 20 मतलब हर बार चेंज होता है, वरना हमने यहाँ पर देखा था। तो इस ये अब देखो ये सभी का क्लास इंटरवल क्या है, सेम है, 0 to 10 मतलब 10, 10 to 20 मतलब 10। तो तब ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि तब प्रोपोर्शनेट जो वही हो जाता है जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, तो तब इसको कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि ये वन टाइप ऑफ रेशियो डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन होता है। सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल से डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट है 10 फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है और 5 है वो क्लास इंटरवल है। सो ये आपको आंसर मिलेगा 2। नेक्स्ट सेकंड 20 डिवाइड बाय 10 अगेन 2, 30 डिवाइड बाय 15 अगेन 2, 40 डिवाइड बाय 20 अगेन 2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मतलब ये रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल होता है। तो ये दोनों का रेशियो निकाल के ये मिलता है। तो ये क्या दिखाता है, जो 2 है वो ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मतलब कि पर यूनिट ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें पर यूनिट 2 है, ऐसा वो हाईलाइट करता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो थियोरेटिकल पर्पस से ये पूरा एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है, जिसको अच्छे से याद आप रखोगे। सो इसके बाद में एक आता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप नहीं है, लेकिन इसको आप मेन बाइफर्केशन में आप ले सकते हो कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये जो अभी आपने जो टेबल पूरा देखा उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहाँ पर डेटा भले ही वो ग्रुप डेटा है लेकिन उसके सामने कोई और ग्रुप नहीं है। लेकिन हम आपके पास बाइवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल का डेटा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो ये जो डेटा है यहाँ पर x का डेटा हो सकता है 0 1 2 3 4, या तो फिर ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं 0 to 10 1 to 11 to 20 सेम वे। तो इस तरफ भी आप ग्रुप भी हो सकते हैं या तो वैल्यू भी हो सकते हैं, मतलब ये जो वेरिएबल है वो y वेरिएबल है और ये x वेरिएबल है। ऐसे 2 वेरिएबल मतलब इसको बाई वेरिएट मतलब 2 वेरिएबल इसको कहते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो अब इसके अंदर टैली मार्क्स जो है वो आपको करने हैं। तो ये टैली मार्क कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई वैल्यू है 1 5, तो ये x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 5। तो आपको क्या देखना है, x के अंदर 1 कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर है। अब इसको एक्सटेंड करो कहाँ तक, कि आप देखो कि y की वैल्यू 5 है, सो y की वैल्यू यहाँ पर 4 एंड 5, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 है। तो ये जगह पर ये दोनों मैच होते हैं, तो यहाँ पर आप एक टैली मार्क करोगे। तो ऐसे टैली मार्क करने के बाद फिर वो कैलकुलेशन हो जाता है कि कितने टैली मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया इसको कहते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको यूनिवेरिएट आप कह सकते हो, मतलब 1 वेरिएबल जिसके अंदर है उसको यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। एक से ज़्यादा है मतलब 2 है, सो
बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 से ज़्यादा है तो फिर उसको मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली इतना पॉसिबल नहीं होता। सो यहाँ पर बाईवेरिएट और यूनिवेरिएट इस तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूरा टेबुलेशन के लिए, मतलब टेबल का फॉर्मेट कैसे होता है, तो वो नेक्स्ट देखते हैं।